चलो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और कल की क्लास जहाँ से हमने ऑफ की थी वहीं से शुरुआत करेंगे। वापस से एक बार फिर बता देता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, yes or no? और हमने उसमें 3 4 5 पॉइंट देखे थे। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या हमने रिलेशनशिप डेवलप किए थे वहां पे, बता सकते हो आप? कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। और टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ेगी जब तक एमयू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। जैसे ही एमयू क्या हो जाएगी, जीरो, तो टीयू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे ही एमयू क्या होएगी, नेगेटिव होएगी, तो टीयू घटना चालू हो जाएगी। और टीयू इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एमयू। और एमयू के घटने का मतलब है कि टीयू बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ रही है, कम स्पीड से बढ़ रही है। एमयू किसकी स्पीड बता रही है, टीयू की, कि टीयू बढ़ तो रही है लेकिन हर बार पहले से कम बढ़ रही है। जैसे पहले 20 से, फिर 16 से, जितनी भी वो एमयू होती जा रही है, ठीक है ना, उसी स्पीड से वो बढ़ती जा रही है। से सुनो, चलो देखो इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं आज। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। कॉन्सेप्चुअली ये बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं ना, पढ़ सकते हैं इसका टेक्स्ट। देखो, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जैसे ही हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, हर एक अगली यूनिट हम कंज्यूम करते जाते हैं, टीयू राइजेस। टीयू तो क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। टीयू क्या होती है, बढ़ती है। एंड एमयू डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। और जो एमयू मिलती है हर एक अगले वाली यूनिट से, सक्सेसिव यूनिट से, ईच सक्सेसिव यूनिट, ईच सक्सेसिव यूनिट, ईच मतलब हर एक, सक्सेसिव मतलब अगले वाली, और यूनिट, हर एक अगली यूनिट से जो मिलने वाली जो एमयू है वो टेंड्स टू डिमिनिश। वो क्या होगी, डिमिनिश होगी। वो क्या होगी, कम होगी। यस और नो? आगे, इट डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज होना। 3 4 वर्ड होते हैं, एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, कम होना। डिक्रीज तो नॉर्मल वर्ड है ही है, आम प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। और डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है, कम होना। अभी आप 10th क्लास में आप फिजिक्स पढ़ के आए होंगे, और फिजिक्स में आपने वो एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होता है। फिर बाद में उसके वो लेंस वाले चैप्टर आते हैं, है ना, जहाँ पे इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में, है ना। ऐसे पढ़ा होगा ना आपने कि डिमिनिश इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, है ना। डिमिनिश माने छोटी इमेज। यहाँ पे उसका मतलब है कि वो कम होते जा रहा है। इट में इवन बिकम जीरो। किसकी बात कर रहा है, टीयू की या एमयू की? एमयू की बात कर रहा है कि एमयू क्या भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव, और किस में भी चली जाएगी, नेगेटिव में भी चली जाएगी। कोई शक? आगे, टीयू इज द सम टोटल ऑफ ऑल एमयू। कोई बात ही नहीं है कहने की, दैट इज टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। ये दूसरा रिश्ता हुआ। तीसरे रिश्ते की बात करते हैं, सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जब तक एमयू क्या रहेगी, घटेगी तो, लेकिन पॉजिटिव नंबर रहने वाला है जब तक, तो टीयू क्या होएगी, वो एक जैसे कहते हैं ना, वो एक अपने गब्बर मूवी देखी होगी, इसका डायलॉग सुना होगा कि नाच बसंती नाच, कि जब तक तेरे पांव थिरकते रहेंगे, है ना, तेरे यार की सांस चलती रहेगी। तो ये ठीक वैसा ही नहीं है। so long as mu इज पॉजिटिव, जब तक mu क्या रहेगी, तो tu क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, tu क्या होएगी, मैक्सिमम होएगी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू जीरो। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होएगी, ये एक्स एक्सिस पे मिल जाएगी, ये अपने चरम उस पे पहुंच जाएगी, पीक लेवल पे पहुंच जाएगी, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। इससे ज्यादा टीयू कहीं पे होगी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। टीयू घटना चालू हो जाएगी व्हेनेवर एमयू इज नेगेटिव, जब एमयू क्या होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट है, डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट। ये सबसे अच्छा पॉइंट है जो मैंने सबसे बाद में बताया था। डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज का मतलब शो करना,
डिक्रीजिंग एमयू शोज दैट, वो जो घटती हुई एमयू है वो ये शो करती है टीयू इंक्रीजेज, कि टीयू क्या होएगी, इंक्रीज होएगी, बढ़ेगी टीयू एट अ डिक्रीजिंग रेट। किस रेट से, घटते हुए रेट से, यानी कि टीयू बढ़ेगी तो, लेकिन कम स्पीड से, हर बार कम स्पीड से, ठीक है। इन शॉर्ट एमयू इज द रेट ऑफ टीयू। और मैं नटशेल में ये बोल सकता हूं, है ना, कंक्लूजन ये बोल सकता हूं कि एमयू रेट है किसका, या रेट की जगह में अगर स्पीड भी लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? यानी कि एमयू क्या बताती है, स्पीड बताती है, किसकी, टीयू की, कि टीयू किस स्पीड से बढ़ेगी, ठीक है। द अबव रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता हमने ऊपर पढ़ा है, देखा है, कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम, उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप मुझे बताओ इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या? वापस से देख लो, मैं तो पागल हूं, मैं तो कम से कम 10 बार बताऊंगा, तुम भले ही चाहे एक बार भी ना पढ़ो। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ते जाएगा, एमयू तो घटेगी और टीयू बढ़ेगी। बात समझ में आई? एमयू तो घटेगी और टीयू बढ़ेगी, सही है नो? जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगी, यहां तक घट तो रही है लेकिन पॉजिटिव है, तो टीयू देख लो तब तक ही तो बढ़ती जा रही है। जैसे ही ये क्या हो गई, जीरो हो गई, ये इधर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और जैसे ही ये किस में चली गई, इधर नीचे नेगेटिव में चली गई, वो क्या हो गई, घटना चालू हो गई। और बच्चों जहां पे टीयू मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? अब बस सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन समझते क्या होता है, बता सकते हो? सैचुरेशन डू यू हैव? वो वेरी गुड, वो मैक्सिमम पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट, कि बस अब इससे ज्यादा क्या नहीं मिलेगी, टीयू नहीं मिलेगी। इसके बाद तो क्या ही होएगी, कम कम होएगी, क्योंकि एमयू किस में चली गई, इसके बाद नेगेटिव में चली गई। समझ आ रही है बात आपको? आती है आपको समझ में बात मेरी, बाकी सारे बच्चों को? पक्की बात? चलो वापस से एक बार तुम ये पढ़ लो, पूरा टेक्स्ट पढ़ो, और मैं भी बिना देखे आपसे 5-6 पॉइंट अभी बुलवा रहा हूँ इसके रिलेशनशिप के। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, डायग्राम भी बना के आना है इसका। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो मैंने कोई रटवाया नहीं, टेबल से भी दिखाया, डायग्राम से भी, और बताया भी है। बस एक चीज समझनी है कि जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो एमयू क्या होएगी, कम होएगी। और ये समझना, समझ के चलना है आपको, और थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो अगला टॉपिक इसी उसी का ही है, मेरे को लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ाना है। वो क्यों होएगी, एमयू कम क्यों होती है? क्योंकि उस चीज को लेकर के हमारी डिजायर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक चीज बताओ, किस चीज की वैल्यू है हमें? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में हमें किस चीज की वैल्यू, हम किस चीज की वैल्यू करते हैं? जो चीज हमें मिल गई होती है, जो चीज हमें मिली नहीं होती है, उसी के लिए तो हम हमेशा शिकायत करते हैं, हे ऊपर वाले तूने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन तुम्हारे तुम्हारे को इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, वो तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तुम्हें इतना सपोर्ट करते हैं, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम्हें अच्छे टीचर मिल रहे हैं, और दुनिया जहान की चीजें मिली है। कभी घर वालों से कुछ मांगो, मांगते कुछ हो, देते बहुत कुछ है, क्या कभी उसका हमने थैंक यू किया है? नहीं। लेकिन हमें शिकायत ये होती है, मेरे को ये नहीं दिलाया, मेरे को वो नहीं दिलाया। क्योंकि जब कोई चीज मिल जाती है ना, खासकर बिना मांगे मिल जाती है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप खुद ही देखो, उसकी उसके लिए आपका जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन जब किसी चीज के लिए मेहनत करनी होती है, जब बरसों के बाद हमें कोई चीज मिली होती है ना, फर्स्ट टाइम में, तो उसका सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है, नहीं होता है? और अगर बार बार वो चीज मिलती रहे तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। छोड़ो, जाने दो। मैं एक कॉन्सेप्ट को कम से कम आपको, इसी इसी कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। मैं कम से कम 10 बार क्या कर दिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब पहली बार बताया होगा तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला होगा। अब तो आधे बच्चे तो मेरे को मन मन में गाली दे रहे होंगे, आगे चलो ना, कहाँ एक कॉन्सेप्ट की बजा रहे हो बैंड, आ गया हमें समझ में। अब तुम्हारे लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों नहीं रहा ये? या अगर मैं अभी एक बार बोलूं, चलो एक बार पूरा अच्छे से पूरा
2 क्लास लगा के फिर वापस से समझाऊंगा, तुम क्या बोलोगे, अरे भैया आगे भी तो चलना है, हमें आ गया समझ में। अगर मैंने जबरदस्ती अपनी पावर को यूज करके मैंने तुम्हें सुनाया भी, तो बस मैं ही सुनाऊंगा, तुम नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे तुम, बोलो ना। तुम्हारी डिजायर इसके लिए क्या हो गई, कम हो गई। तुम्हें पहले पता नहीं था, अब पता चल गया, अब बार बार कोई ना सुनोगे इसे। सिंपल, बस ये समझ के चलना है कि जैसे हम कंजप्शन ज्यादा करेंगे, ये ह्यूमन नेचर होता है भाई, ह्यूमन नेचर होता है। जैसे हम कंजप्शन ज्यादा करेंगे एमयू कम होएगी। क्या कम होएगी, एमयू। एमयू तो कम होएगी, लेकिन भले ही कम हो रही है एमयू, लेकिन टीयू तो बढ़ेगी ना। भले ही पहले 20 आई थी, अब 16 आई, लेकिन जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो वो 20 से तो ज्यादा ही होगा ना, 36 आएगा ना। इतनी बात समझ में आई आपको। और बस सारी चीजें अब इससे निकलेगी कि एमयू जब तक पॉजिटिव रहेगी तब तक ये बढ़ती रहेगी, जब ये 0 हो जाएगी तो मैक्सिमम चली जाएगी, जब वो नेगेटिव चली जाएगी तो वो घटना चालू हो जाएगी। और टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू होता है, और एमयू ये बताता है कि टीयू किस स्पीड से बढ़ेगा, बढ़ेगी मतलब। बस ये रिलेशनशिप है, बताओ कोई डाउट है क्या इसमें। आगे चले अब नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ नहीं करना है आपको, 4-5 पॉइंट लिखने हैं और आपके अच्छे इंप्रेशन के लिए, ताकि कहीं पे भी हमारा कोई भी एक सिंगल मार्क भी कट ना हो हमारा। और बाकी केवल मार्क्स के लिए नहीं, उसे अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए भी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 मिनट नहीं लगेगी डायग्राम बनाने में। सीधा एक ये बनाओ, उसके नीचे जस्ट एक ये बनाओ, स्केल रखोगे, 2 लाइन ऐसे डालो, 2 लाइन ऐसे डालो, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस सब बन गया, उसका नाम वाम लिखोगे आप। उधर से इसका कर्व बनाओ टीयू का ऊपर। एक तो तरीका आपके पास ये, जहां पे उसका मैक्सिमम पॉइंट है डालो परपेंडिकुलर, इधर से नीचे से एमयू का कर्व लाओ, और जहां पे वो परपेंडिकुलर मैच किया एक्स एक्सिस पे, उससे होके गुजारो उसे। और बस इसकी फिर वो कर दो, मेकअप कर दो इसका, 0 एमयू, नेगेटिव एमयू, टीयू यहाँ पे मैक्सिमम है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। इधर हमने ऊपर में इधर साइड में टीयू लिया है, एमयू लिया है नीचे, इधर यूनिट्स कंज्यूम ली है, इधर यूनिट्स कंज्यूम ली है, ये लिखना है। बताओ 1 मिनट से फालतू लगेगी नहीं, बस 4 नंबर का काम हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक, नाम तो सुना ही होगा, लॉ ऑफ DMU। कुछ नहीं है, बता चुका हूं ऑलरेडी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये कितने भी शब्द चेंज कर ले, एंड कंक्लूजन यही रहेगा कि जैसे जैसे हम ज्यादा कंजप्शन करते रहेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी, मैं टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाली हमेशा क्या होगी, कम होगी, डिक्लाइनिंग मैनर में होगी, डिक्रीजिंग मैनर में होगी। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब अभी क्या पूछा था आपने मेरे से, हाँ, तो क्या बना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ये किस चीज का लॉ है, हाँ, घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है। देखो थोड़े से वर्ड टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन एंड जिस्ट यही है। देखो, दिस लॉ एक्सप्रेसेस, ये जो लॉ है ये एक्सप्रेस करता है, बताता है आपको अ वेरी फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर को प्रिडिक्ट करने की, उसे फोरकास्ट करने की कोशिश करता है, मतलब बताने की कोशिश करता है। किसके बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में। ह्यूमन का नेचर यही तो होता है कि जैसे हम कोई चीज को कंज्यूम करते जाएंगे तो एडिशनली जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो घटते हुए मैनर में मिलेगा। तो यही बोला है, दिस लॉ एक्सप्रेसेस अ वेरी फंडामेंटल टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है बच्चों हैबिट। क्या होता है, हैबिट। ये इंसान की एक हैबिट बताता है, उसकी बेसिक जो फंडामेंटल हैबिट होती है ह्यूमन नेचर की। एंड एस्टैब्लिशेस, और एस्टैब्लिश करता है एन इंपोर्टेंट रिलेशनशिप, एक बेहद इंपोर्टेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, बिटवीन यूटिलिटी, किसके बीच में, सारे बच्चे बोलो किसके बीच में, एंड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी, और जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उसके बीच में और यूटिलिटी के बीच में ये रिलेशनशिप डेवलप करके देता है। यहाँ पे जो जो इसने वर्ड लिखा है यूटिलिटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सी यूटिलिटी की बात कर रहा है, ये कौन सी यूटिलिटी की बात कर रहा है, ये टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा है या मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी की, क्योंकि लॉ ही कौन सा है ये, हाँ, डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बड़े प्यार से बोलते हैं डीएमयू, क्या बोलते हैं, डीएमयू। और भी नाम है इसके, आगे देखेंगे। कह रहे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है डिजायर, किसी चीज को लेकर के हमारी इच्छा, हमारी चाहत। ये कह रहे इंटेंसिटी फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज, किसी चीज को लेकर के हमारी चाहत क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, ना जाने दो, मैं एक एग्जांपल देता हूं।
थोड़ा सा एग्जाम्पल इनफॉर्मल है, मे बी फनी भी हो सकता है एग्जाम्पल, लेकिन बात समझ में आएगी। जब लेट सपोज किसी इंसान का भी रिश्ता हुआ है, क्या हुआ है, रिश्ता हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ज्यादा नॉलेज होगी इस बारे में शायद। तो होता क्या है कि जो कार्यक्रम होता है वो, मतलब जो उसकी जो फियोन्सी है, जो होने वाली उसकी वाइफ है, तो उसको बराबर से 2-3 घंटे का टाइम देता है कि नहीं देता है? 2-3 घंटे नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ तो देता होगा। अगर वो शुरू में आधे घंटा दे रहा है, तो शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या उतना ही टाइम अलॉट करता है? एक बार आपके पापा को देखना कि क्या उन्हें एक भी मिनट की होती है फुर्सत तुम्हें समय देने की, या मम्मी को समय देने की, या अगर बस इतना ही रहता है कि आएंगे, खाना खाएंगे और भग जाएंगे। सही सुनो, क्यों क्यों? शुरू में तो वो 1-1, 2-2 घंटा देते थे, अभी क्या ये कम टाइम क्यों देते हैं? भाई, पूछता है भारत, बताओ ना। ये कह रहा डिजायर कम हो गई, क्या हो गई? डिजायर कम हो गई, क्योंकि पहले बड़ा प्रेशर रहता था पापा के ऊपर, है ना, अच्छा दिखने का, अच्छा बनने का, जब तक शादी नहीं हुई थी। लेकिन अब तो शादी, अब तो कोई खोने का डर नहीं है ना। अरे अब तो मम्मी, जो तुम्हारी मम्मी, अब तो उन्हीं की है ना। हाँ बोलो, पहले डर था। तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो बच्चों, इसको रियल लाइफ से रिलेट करके चलोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। तो ये वही तो कह रहे हैं, इंटेंसिटी माने डिजायर फॉर अ कॉमोडिटी। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा मकसद, मैं कॉमोडिटी मतलब कोई चीज को, किसी को कॉमोडिटी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जांपल दिया ताकि आपको इजी समझ में आए। ठीक है ना? इंटेंसिटी डिजायर फॉर अ कॉमोडिटी, किसी भी चीज, मतलब किसी भी जो कॉमोडिटी की, जो उसके लिए हमारी जो इच्छा होती है, इंटेंसिटी होती है, डिजायर होती है, टेंड्स टू डिक्रीज, वो क्या होएगी? पूरा पूरे वर्ड का मीनिंग निकलेगा ये, इसको अलग अलग मत पढ़ना। टेंड्स टू डिक्रीज, वो क्या होएगी? कम होएगी, उस चीज के लिए इच्छा कम होगी हमारी। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जैसे हम क्या करेंगे, ज्यादा यूनिट क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना? एक एक मान लिया मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है, भले ही अच्छी लगती है, और अगर मैं उसे खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा, तो मन नहीं भरेगा क्या? तो वही तो चीज बोला है इंग्लिश में। बोलो, आपको समझ में आया? आता है, नहीं आता समझ में? तुम्हारा सारों को सर फोड़ दूंगा मैं। ठीक है, अगर तुमने टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया। बच्चों, बड़ी मेहनत लगती है, सही बता रहा हूँ आपको। तुम आ जाते हो मुंह उठा करके 1 घंटा, है ना, उसके पीछे मुझे पता है कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ सारी चीजों को। इज्जत के साथ या तो पढ़ लो, वरना पढ़ना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे पढ़ते। भले ही मैं आपको बुरा लगूं, लेकिन वो बुरा लगना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चीज तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। तुम अपने मुंह से ही 2 साल बाद बोलोगे कि उस दिन हमें डांट पड़ गई थी ना, तो अच्छा था। आगे, अभी तक तो इस लॉ के बारे में थोड़ा जनरल बता रहा था, ये छोटी छोटी चीज बता रहा था कि किसी भी इंसान की जो इंटेंसिटी होती है, डिजायर होती है, वो कम होती जाती है जैसे वो रेगुलरली कंजप्शन करता जाएगा। अब बता रहा है एक्चुअल में लॉ क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, डीएमयू क्या बताता है आपको? एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जैसे ही हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, देन मार्जिनल यूटिलिटी जो एमयू है, डिराइव्ड जो हमें उससे मिलती है, हर एक एडिशनल यूनिट से जो हमें एमयू मिलती है, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट डिक्लाइन, वो क्या ही होनी चाहिए, डिक्लाइन होनी चाहिए, घटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब एक बच्चा बोला हमारे को कि भैया आप एग्जांपल दो गोलगप्पे का, कि हमने एक गोलगप्पा खाया, हमने एक गोलगप्पा खाया, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला, ज्यादा मिला। अगला खाया तो उससे कम मिला, उससे अगला खाया तो कम मिला। वो कह रहा है, नमन भैया मैं इस लॉ को चैलेंज कर सकता हूँ, इस लॉ को क्या कर सकता हूँ, चैलेंज, कि जहां पे हमने पहली यूनिट कंज्यूम की, उससे हमें सेटिस्फेक्शन जितना भी मिला, जब हम दूसरी कंज्यूम करेंगे उससे हमें और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैंने बोला कैसे? वो कह रहा है, पहला गोलगप्पा हमने खाया, अपने हाथों से खाया, और दूसरा हमें श्रद्धा कपूर ने खिलाया, तो कह रहा हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ए रुको अभी जरा, इधर देखो,
इस लॉ की कुछ क्या भी है, इस थियरी की कुछ क्या भी है, अजम्पशंस है। क्या है? अजम्पशंस है। नालायक को अपने हाथ से खाना है, ठीक है ना, अदरवाइज तो ज्यादा मिलेगा सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, अपने हाथ से खाना है। एक बच्चा बोला हम क्वालिटी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। पहले मैं छपरी क्वालिटी का गोलगप्पा खाऊंगा, वो तो मेरा टेस्ट खराब कर देगा, फिर मैं अच्छी क्वालिटी का खाऊंगा तो उससे ज्यादा मिलेगा, तुम्हारा लॉ खराब हो गया। लॉ को हमने चैलेंज कर दिया, ए रुको जरा भी, सब्र तो करो, आने तो दो वहां तक। इस थ्योरी की कुछ अजम्पशन है, इस लॉ की कुछ क्या है, अजम्पशन है। और आप सारे बच्चों को पता है अजम्पशन क्या बोलती है, कि अगर ऐसा हुआ तो ही ऐसा होगा जो हम लॉ में बोल रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो। एक बच्चा बोलने लगा भैया मैंने तो एक गोलगप्पा सुबह खाया था और एक शाम खाया था, शाम को मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला सुबह से। अरे बच्चे कह रहा हूं ना मैं, इस लॉ की कुछ क्या है, अजम्पशन है। आपको जो क्या करना पड़ेगा ना, जो कंजप्शन करना पड़ेगा वो कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ऐसे तो अगर टाइम गैप हो जाएगा तो फिर तो उस चीज के लिए हमारी जो इंटेंसिटी है, जो डिजायर है, वो दोबारा क्रिएट हो जाएगी ना, बिकॉज यू नो वेरी वेल ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। यस और नो? वो तो बाद में आएंगे, फिलहाल लो देखो वापस से। लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि जैसे ही जैसे हम ज्यादा यूनिट एक कमोडिटी की कंज्यूम करते जाएंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमें हर एक अगली यूनिट से मिली है, वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी? और ये हमने ऊपर रिलेशनशिप में भी देखा था, इनफैक्ट उससे भी देखा था, ग्राफ से भी देखा था। ठीक है, आगे। लॉ ऑफ डीएमयू इज परवेसिव। ये वर्ड क्या होता है परवेसिव? कोई बता सकता है? ट्वेल्थ के सिलेबस में तो ये वर्ड बार बार आता है, आपके लिए शायद ये नया हो सकता है। बताओ, किसी को पता है परवेसिव का मीनिंग? नहीं पता? नहीं, परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह और हर एक चीज पे एप्लीकेबल होता है। परवेसिव, यूनिवर्सल बोल सकता हूं मैं इसको। क्या बोल सकता हूं? यूनिवर्सल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कोई मतलब एक दो चीज पे लगेगा या ऑलमोस्ट सारी चीजों पे लगेगा ये लॉ? सारी चीजों पे लगेगा, चाहे खाने पीने की चीजें हो। हाँ, हाँ बोलो ना। चाहे तो खाने पीने की चीजें हो, या कोई हम टास्क परफॉर्म कर रहे हो, या हमें कोई चीज अचीव करनी हो, तो ये ऑलमोस्ट हर एक चीज पे अप्लाई होता है और हर जगह अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है भारत के अंदर ही ऐसा होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, चाइना में नहीं होता, यूएसए में नहीं होता, हर जगह ऐसे होगा। यूनिवर्सल लॉ है। कैसा लॉ है? मेरे शब्द ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सारी चीजों पे लगता है। ऑलमोस्ट यानी कि सब पे नहीं लगता, सब पे नहीं लगता, कुछ चीजें रहेगी जिन पे लॉ नहीं लगेगा। बताऊं क्या? पूछो तो एक बार। हाँ बताऊं? आवाज तो नहीं आ रही मेरे को, बह रहा हूं ना मैं। आप मुझे बताओ, मनी पे लॉ लगेगा? और अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तुम मुझे दे के देखो, और बार बार दे के देखो, 1-1 लाख रुपए की गड्डी दे के देखो, मैं जो मना कर दूं तुम्हें कि नहीं मेरा मन भर गया, मनी पे लॉ अप्लाई नहीं होता। जितना मिल जाए, तुम्हारे पापा सुबह से लेकर शाम तक भगदौड़ करते हैं, तुम यहाँ पे बैठे नालायक हो, तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, है ना, उसकी पेमेंट पूछवा दे, एनईएफटी करा देना, करा दी क्या उसकी एनईएफटी, आरटीजीएस, खाते में पेमेंट चेक कर ले, एक एंट्री आई होगी, व्हाट्सएप पे बीच बीच में मैसेज भी चेक कर रहे हो नालायक हो। हाँ बोलो, क्यों? मनी पे। कभी कोई इंसान बोलेगा बस बहुत मिल गया अब नहीं चाहिए? हाँ बोलो। मनी जैसे मिलेगा, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक तो मनी पे नहीं लगता ये लोग। प्रैक्टिकल है या मैं कुछ भी ऐसे ही बस अपने मन से कुछ भी चीज बोल रहा हूँ? प्रैक्टिकल है ना? हाँ तो बोल दो। अच्छा, हॉबी पे, किस पे? हमारी जो हॉबी है उन पे नहीं लगता है लोग। जो काम हमें करना अच्छा लगता है, जैसे हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उस पे तो ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थोड़ी देर बाद शटर खुल जाएगा, ठीक है ना, और डीपर मारने लगोगे ऐसे, तो ये हो जाएगा, तो उस पे तो लॉ लग गया है। लेकिन जो काम तुम्हें पसंद है, जैसे मान लिया किसी को गेम खेलना पसंद है, कितना भी खेलते जाओगे, कितना भी खेलते जाओगे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, मम्मी बुला रही होगी, हाँ आ रहा हूँ मम्मी अभी, मम्मी कह रही खाना ले जा अपना, मैं नहीं लेके आ रही, हाँ मम्मी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। क्यों? वाई? बिकॉज तुम्हारी उस चीज के लिए लाइकिंग है, हॉबी पे नहीं लगता है। ठीक है,
अब मान लिया भाई साहब को कितने भी घंटे दुकान पे बिठाओ, ये नहीं कहेगा घर जाना है। क्यों? अच्छा लगता है पैसे गिनना। मनी पे तो मैंने बता दिया। क्यों लाला जी, है या नहीं है ऐसे ही? चलो, तो लॉ ऑफ डीएमयू इज परवेसिव, कह रहे हैं कि परवेसिव है, हर जगह लगता है और ऑलमोस्ट हर एक चीज पे लगता है, ऑलमोस्ट। कुछ एक्सेप्शंस भी बताए मैंने इसके आपको, आगे देखते हैं। एंड अप्लाई ऑलमोस्ट टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। वर्ड ध्यान से सुनना, वर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट। इसको थोड़ी इज्जत देना। ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर। अगर ये ऑलमोस्ट हटा दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये बोल रहे हैं परवेसिव है और सब पे लगता है। सब पे कहां लगता है? मनी पे कहां लगता है? तो इसलिए ऑलमोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग लगभग हर एक गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसीलिए इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सेटिस्फेक्शन का बेसिक लॉ है। क्या है? कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो डिक्लाइनिंग मैनर में होगा। और भी नाम है इसका, तीसरा नाम है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। क्या है? बोल के बताना साइकोलॉजिकल को। साइकोलॉजिकल स्पेलिंग क्या होती है? PSY। देख के बताओ, कोई बात नहीं। अभी बताओ। PSYCHOLOGICAL। ठीक है ना? ये तो चलो कोई बात नहीं, मैंने सामने से स्क्रीन हटाई नहीं थी, वरना अभी पूछता ना तो कम से कम 5 मिनट जाती। देखो वैरायटी मिलती साइकोलॉजिकल की, कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता। वो तो शुक्र है कि सामने स्क्रीन पे तुमने देख लिया, वरना तुम्हारे से पहले पूछता ना तो कोई बताता CY, कोई साइक्लोन बताता, कोई कुछ बताता, अलग अलग। एक तो लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं इसे शॉर्ट में। पूरा नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। दूसरा क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बेसिक लॉ है जो सेटिस्फेक्शन के बारे में बताता है कि सेटिस्फेक्शन हमारा एडिशनली घटते हुए मैनर में होगा। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं इसे, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बताता है। क्या बताता है? ह्यूमन नेचर की टेंडेंसी बताता है, हैबिट बताता है, साइकोलॉजी बताता है कि हमारी किसी भी चीज को लेकर के साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। ठीक है। अंडर द लॉ ऑफ डीएमयू, एमयू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई नई बात है? नहीं। क्या बोला इसने? लॉ ऑफ डीएमयू में जो एमयू कर्व होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। कैसा होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सारे बच्चों को पता डाउनवर्ड क्यों होता है? डाउनवर्ड इसलिए होता है बिकॉज दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। दो चीज कौन? बेटा TUMU नहीं, कल भी मैंने बताया था। यूनिट्स कंज्यूम्ड और MU के बीच में ऑपोजिट रिलेशन है। जैसे ही आप कंजप्शन बढ़ाओगे तो MU घटेगी। वो तो टॉपिक हमने वहां पे वो पढ़ा है कि TU और MU के बीच में क्या रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो हम ग्राफ पे क्या ही लेंगे? एक ग्राफ पे तो इधर तो यूनिट्स लेंगे, सॉरी नीचे तो यूनिट्स लेंगे और इधर क्या लेंगे? MU लेंगे। समझा क्या आपको? कोई डाउट है क्या? हालांकि मैंने इसमें वो नहीं बनाया, कर्व नहीं बना के दिखाया। लेकिन अगर आपसे वो एग्जाम में पूछ ले कि लॉ ऑफ डीएमयू में कर्व बना के बताओ, तो बना दोगे? सिंपल MU का कर्व बनाना है यार, उसमें कौन सा बड़ी बात है? देखो, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे MU और यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम्ड, और बस ये रहा MU का कर्व। ये बना के दिखाना है। मैंने इसे नीचे क्यों निकाला एक्स एक्सिस से? बिकॉज सारे बच्चों को पता है MU जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। और नेचर कैसा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे भैया हमें नहीं समझ में आ रहा, करके बताओ डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे है यार। हद हो गई। देखो, मैंने ये पॉइंट डाला इस पे और ये लाइन डाली। अगर मैं इतनी यूनिट सॉरी, अगर मैं इतनी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं इतनी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरे को MU कितनी मिल रही है? वाई एक्सिस पे देखो, इतनी मेरे को क्या मिल रही है? MU, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है? MU है। और अगर मैं यूनिट्स बढ़ा दूं, अगर मैं क्या कर दूं? यूनिट्स बढ़ा दूं, तो MU क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। देखते हैं, मैं बढ़ाता हूं यूनिट्स। अब यूनिट क्या हो रहे हैं? हम इतनी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये डाली मैंने लाइन, इस लाइन से, इस पॉइंट से इधर डाल दूंगा लाइन, तो देखो ना,
जो यूनिट्स है, यूनिट्स तो ज्यादा कंज्यूम हो रही है और एमयू क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। पहले इतनी थी एमयू, अभी इतनी हो गई। तो ऑपोजिट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इनवर्स रिलेशन है। यूनिट्स बढ़ रही है, जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है, लेकिन एमयू क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे हम इसका कर्व बना सकते हैं लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर, अगर वो बोले कि कर्व बनाना है। ठीक है, चलो एक बार ये बॉक्स में देखना क्या लिखा है। What does the MU curve slopes downward indicate? जो MU का जो कर्व है उसका जो स्लोप है, स्लोप, स्लोप बोले तो ढाल, उसका जो ढाल है वो डाउनवर्ड है। वो क्या होता है, लेकिन वो डाउनवर्ड होना, जो डाउनवर्ड है वो क्या, डाउनवर्ड होने से क्या इंडिकेट करता है वो, कि हमारी किसी चीज को लेकर के जो डिजायर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। हाँ बोलो, पक्की बात, देख लेते हैं। MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेट अ डिक्रीज इन द सेटिस्फेक्शन लेवल। वो क्या शो कर रहा है कि सेटिस्फेक्शन लेवल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है ऑफ द कंज्यूमर विद ईच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम्ड। जैसे ही हम अगले वाली यूनिट क्या कर रहे हैं, कंज्यूम। अच्छा, इसने तो ये बोला केवल सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टीयू तो बढ़ती है, टीयू तो फिर कहाँ डिक्रीज कहाँ हो रहा। हाँ, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ईच सक्सेसिव यूनिट, और ईच सक्सेसिव यूनिट की हम कहाँ पे बात करते हैं, मार्जिनल में। तो ये जो सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है ना, ये टोटल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। बात समझ में आई, कोई शक। नोट में देखो क्या है, इसका एक नाम और है। दिस लॉ was first given by German economist H.H. Gaussen in 1854। ये लॉ को किसने बताया था, एच एच गॉसेन ने। कब में, 1854 में। Therefore it is also known as Gausson's first law of consumption। इसीलिए इसको क्या भी बोलते हैं, कंजप्शन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और उसने अपने नाम पे दिया वो, गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। बात समझ में आई, कितने नाम हो गए इसके, दो, तीन, चार, कौन कौन बताना। एमओडीनी, डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, जिसका एक्रोनियम क्या है। अरे कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म बता दो बस उसकी, जाने दो। पता नहीं कहाँ एक्रोनियम बोल दिया मैंने। एक्रोनियम नहीं पता तुम्हें क्या होता है, एक्रोनियम नहीं पता तुम्हें क्या होता है। अरे लाला, बड़ी दिक्कत है यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार, तुम्हें 10th क्लास में तुम्हें पास कैसे कर दिया। सही बता रहा हूँ मैं, तुम कोरोना वाले हो तुम। तेरी तो होगी, इनकी तो नहीं है ना, इनका पता नहीं। एक्रोनियम का मतलब होता है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन। नहीं समझते एब्रीविएशन, अरे मैं क्या क्या बोल दिया मैंने। तुम शॉर्ट फॉर्म तो समझ में आती है, शॉर्ट फॉर्म के सिनोनियम है। अब ये मत पूछना सिनोनियम क्या होते हैं, ये बता दो, सिनोनियम क्या होते हैं, हम बता ही दो। हमें ना पता जी कुछ भी, हम तो कोरे आए हैं, और अगर तुम्हें डांट भी ना लगाओ तो तुम तो कोरे चले जाओगे। सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। अब ये भी तो पूछोगे कि सिमिलर क्या होते हैं, पर्यायवाची बोल दूं, अब तो सही है। ठीक है, तो एक तो शॉर्ट फॉर्म होती है, उसको हम एक्रोनियम भी बोल सकते हैं, और एब्रीविएशन, हालांकि एब्रीविएशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। एब्रीविएशन क्या होता है, कोई वर्ड को अगर हम छोटा करके लिखते हैं उसे एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे जैसे कंजप्शन को मैंने CONS लिख दिया, ये छोड़ो जाने दो। डेप्रिसिएशन को हम सिंपली क्या लिखते हैं, डैप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो वो एब्रीविएशन हो गई। और नालायक को इंग्लिश में क्वेश्चन आता है तुम्हारा, वो जो फर्स्ट वाला जो रीडिंग सेक्शन आता है, उसमें वो पैराग्राफ देता है, उसमें एब्रीविएशन बनानी होती है हमें कुछ वर्ड्स की। जानने दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रहने दो। तुम तो पता नहीं कौन से ग्रह से आए हो, या मैं ही दूसरे ग्रह से आया हूँ। तुम ही आए होंगे दूसरे से, हम तो हैं ही के। चलो देखो, तो हाँ मैं बात कर रहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या लॉ ऑफ डीएमयू जिसे बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है,
फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, तीसरा नाम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, तीसरा नाम चौथा एच गोसेन। ये तो इसने तो दिया था भाई, ये ना गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, ये कंजप्शन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी इंसान कंज्यूम करता है ना तो वो इस चीज को कंसीडर करके करता है, या कोई भरे ही जाएगा बस, भले ही कोई दूसरा अपने पैसों से खिला रहा है लेकिन पेट तो अपना ही है ना, दिक्कत भी तो होगी बाद में, या बस ठूसते जाओगे बंदर की तरह। वो जैसे बंदर कर लेता है ना, यहाँ पे पूरा स्टॉक लगा के रख लेता है और फिर बाद में खाता रहता है। अरे हम तो अपने दोस्तों की पार्टी में ऐसे ही करते हैं, पहले भर लेते हैं फिर बाद में उसे डाइजेस्ट करते रहते हैं। लेकिन भाई उसमें भी कितना ही खा लेना, सेटिस्फेक्शन क्या ही होगा, कम होगा। चाहे वो चीज भी खा लेना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कॉन्टिन्यूसली उसे खाते जाओगे ना, एक टाइम तो बोल दोगे बस भाई और मत लेके आ, और मत मंगवा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक इसका, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एक्सेप्शन समझते हो आप? एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जहां पे वो चीज अप्लाई नहीं होती। तो बता तो दिया था कहां पे नहीं अप्लाई होती ये लॉ, मनी पे। देखो लिखा है दिस लॉ डजंट अप्लाई टू मनी। किस पे? मनी पे या म्यूजिक पे, ठीक है ना। म्यूजिक भी मैं तब बोलूंगा कि अगर किसी इंसान की हॉबी है तो, ठीक है ना। म्यूजिक सुनना, लिसनिंग म्यूजिक होता है ना, कि किसी की हॉबी होती है, उसको म्यूजिक सुनना पसंद है। जैसे आप में से भी कई सारे लोग अगर काम करते होंगे तो एक बैकग्राउंड में हल्का हल्का सा म्यूजिक सुनते रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता रहता है, करते रहते हैं वो अपना जो भी उन्हें टास्क परफॉर्म करना है। बेसिकली तो मनी पे और हॉबीज पे ये लॉ नहीं लगता, तो ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन, ठीक है ना। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, एक्सपेक्टेशन नहीं है ये, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जिसके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती, जो हमने लॉ भी पढ़ा है, ठीक है। हॉबी तो हम जितना ज्यादा हम हॉबी को टाइम देते हैं उतना ज्यादा हमें अच्छा लगता है, तभी तो वो हॉबी है हमारी। पैसे गिनना, जब पैसे गिनने में इतना अच्छा लगता है तो पैसे मिलने में अगर मिलते जाए तो कितना अच्छा लगता होगा, क्यों सेठ जी, है ना। आगे, अजम्पशंस ऑफ दिस थियोरी, इस थियोरी की क्या क्या अजम्पशंस है, इस थियोरी की क्या क्या अजम्पशंस है, इस लॉ की क्या अजम्पशंस है। यानी कि अजम्पशंस मतलब ऐसा अगर हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ही जो ऊपर लॉ में बोला था ना तब ही अप्लाई होगा वो, अदरवाइज अप्लाई। ऊपर क्या लिखा था लॉ में, सिंपल बताओ, एक लाइन में बताओ बस। जैसे जैसे डिजायर कौन सी? मार्जिनल डिजायर, यानी कि जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, या प्रॉपर बोलोगे तो एमयू क्या होगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो चीज जब भी अप्लाई होगी अगर ऐसा हुआ तो। देखना assumptions क्या है, assumptions of the law of DMU are given as under। इसकी assumption ये है only standard unit of the commodity should be consumed। सुनो यहाँ पे, मजा नहीं खराब करना चाहता हूँ मैं, पढ़ लोगे तो आप एग्जाम्पल का मजा खराब हो जाएगा। पहले सुनो, एक प्यासा इंसान है, बहुत प्यासा, रेगिस्तान से चल के आया, बड़ी प्यास लग रही है, ठीक है। और वो पानी मांग रहा है, क्या मांग रहा है? तुमने उसे दिया पानी, अब पानी दे रहे हो तुम उसे बूंद बूंद करके, ले बेटा पी, और पी, और पी, एक एक बूंद करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उसको हर एक अगली बूंद से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? भाई ज्यादा क्यों मिलेगा, कम मिलना चाहिए। हाँ, कोई भी गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं तो बच्चे उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, क्या होती है? पानी को कंज्यूम करने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? बोलो मेरे को। अरे पानी कितना पीते हैं हम जिंदगी में, हम ये पूछ रहा हूँ। 6 लीटर पूरे दिन में नहीं बोल रहा हूं मैं, एक बारी में अगर लोगे तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? वेरी गुड, कितना? चाय की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? 1 कप। यस और नो? और वो कह रहा है कि ये लॉ जब भी लगेगा जब आप उसे स्टैंडर्ड यूनिट दोगे। क्या दोगे? मान ली चम्मच से पानी दे रहे हो, ले पी, एक एक चम्मच, तो बताओ हर एक स्पून से उसे क्या नहीं मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तुम बोलो लॉ तो फेल हो गया है, अबे फेल नहीं हुआ भाई, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करो, पहले उसे 1 गिलास पानी दो, तो उसकी जो इच्छाएं है वो शांत होगी, तृप्त होगी। लेकिन फिर दूसरा तुम खुद भी करके देख लो, तुम्हें प्यास लग रही है, पहला गिलास पानी पियोगे, आय हाय हाय बहुत गला सूख रहा था मम्मी, है ना, बहुत देर से पानी नहीं पिया था, रास्ते में भी वो वहां पे भी नहीं पानी पिया मैंने, और रास्ते में भी कहीं पानी नहीं मिला। अच्छा, प्यास लग रही है, थोड़ा थोड़ा पानी और ला दो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
कि जब अगला ग्लास आप पियोगे तो क्या उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना पहले से मिला था? कम मिलेगा। तो ये लॉ कब लग रहा है? जब आप स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे। अभी तुमने मुंह में दही जमाई है क्या? बोलते कहीं नहीं तुम। जब आप क्या करेंगे बेटा, चीजें माइंड में जब ही आएगी जब या तो पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है ना, बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे, नोट्स लिखोगे, तो चीजें अपने आप आएगी। और तुम कुछ भी नहीं करोगे, अपने रास्ते पे चलोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करो। अगर लेकिन चम्मच में या बूंद बूंद से पानी दोगे तो बोलेगा भाई जल्दी देना और देना। प्रैक्टिकल है या बस हवाबाजी कर रहा हूं? प्रैक्टिकल है बिल्कुल। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी कंज्यूम। आपको क्या ही कंज्यूम करनी चाहिए, तभी ये लॉ लगेगा। ठीक है ना, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। एक ग्लास पानी पीना पड़ेगा, फिर अगला ग्लास पानी पीना पड़ेगा, तो ये लॉ लगेगा। आप चम्मच चम्मच में पियोगे तो लॉ नहीं लगेगा ये, फिर तो फेल हो जाएगा ये लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ thirsty person is given water in a spoon, then every additional spoon will yield का मतलब कल भी बताया था। yield का मतलब, वेरी गुड बोलो, yield का मतलब जनरेट। तो हर एक अगली जो स्पून है, जो चम्मच है, वो जनरेट करेगी उसके लिए ज्यादा यूटिलिटी। हर एक चम्मच उसके लिए क्या जनरेट करेगी? ज्यादा यूटिलिटी जनरेट करेगी। नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी शुड बी कॉन्टिन्यूअस। कंजप्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ऐसे नहीं तुम 1 घंटा ब्रेक ले रहे हो बीच में। मान लिया मुझे बालूशाही पसंद है, मैंने एक खा ली, ठीक है, फिर 1-2 घंटे रेस्ट ले लिया, अब तो उसके लिए डिजायर क्या हो जाएगी? वापस से क्रिएट हो जाएगी, है ना। अरे तुम्हारे घर पे कुछ, लेट सपोज सांबर डोसा बना और तुमने एक बार खाया, मम्मी को बोलते मम्मी थोड़ा रख देना शाम के लिए ना, अभी थोड़ा मैं दुकान पे घुमाऊं, ट्यूशन वगैरह कराऊं, स्कूल का काम कर लूं, शाम को एक राउंड और मारूंगा। और तब भी उतना ही मजा मिलता है जितना पहले मिला था, ज्यादा भी मिल सकता है। या सुबह सुबह तो ऐसे होता है, जब तो उसका वो जो बेसिकली जिस चीज से बनता है वो, तो उस टाइम पे तो वो इतना अच्छा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया था, तो उस टाइम तो अच्छे नहीं बने थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। तो तुम तो बोलोगे लॉ तो फेल हो गया। अरे नहीं ना, लॉ फेल नहीं हुआ। लॉ तो फेल जब होता जब तुम कॉन्टिन्यूसली कंजप्शन कर रहे होते और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता। आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, पूरा घर छक गया, तुम नहीं छके, तो बताओ उस केस में आपको हर एक अगला डोसा आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा? कम देगा। लेकिन अगर गैप हो जाएगा, टाइम गैप हो जाएगा, आज खाना तो हम बरसों से खा रहे हैं, बरसों से क्या, जब से हुए हैं, या 1-2 साल से जब थोड़ा बहुत भी होश संभाला है, तब से खाना ही खा रहे हैं। सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी। सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। उससे क्यों नहीं मन भरा हमारा? बिकॉज टाइम गैप है। क्या है? आज कल से मैं अगर तुम्हें, या आज से तुम्हें एक टास्क दे दूं कि बस खाते जाना है, भरते जाना है, ठूसते जाना है, तो बताओ, अब बताओ, जब तो कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तुम बोलोगे अरे नमन भैया बस छोड़ दो। नानी के घर जाते हो ऐसे तो होता है, वो पिछले टाइम पे कुछ कैसे भी कुछ भी रील्स वगैरह भी, वीडियोस वगैरह भी वायरल होती है कि नानी के घर जाओ तो बस वो नानी भरती रहती है, भरती रहती है, नहीं नहीं बेटा खा ले खा ले खा ले। ठीक है ना। तो कंजप्शन क्या होना चाहिए? कमोडिटी का कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अदरवाइज इट में प्रोवाइड इक्वल। और अगर गैप हो गया तो, वरना तो क्या होगा, गैप हुआ तो वो इक्वल सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है और इवन हायर सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है। तो उस केस में फिर मतलब ये लॉ, ऐसा मत बोलना कि लॉ फेल हो गया। लॉ, क्योंकि लॉ ने बोला है जो कंजप्शन करना है आपको कॉन्टिन्यूस करना है, तभी लगेगा लॉ। नेक्स्ट है, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म। आपने आइसक्रीम खाई, पहले तो वो खाई, वो जो 2-5 रुपए की आती है कोई भी, मेरे ख्याल 2 रुपए की तो कोई भी नहीं आती होगी आजकल, कम से कम 5 की आती है। लेट से अमूल की वो ऑरेंज वाली आती है। हालांकि वैसे मैं बता दूं उसका खाने का मजा अलग ही है, वो बात अलग है कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, खैर ठीक है। अब यार एक बात बताओ, तुमने पहले 5 वाली आइसक्रीम खाई, वो जो ऑरेंज वाली है, और उसके बाद अमूल की फ्रॉस्टिक खाई, जो मेरे ख्याल जो पूरी की पूरी जो चॉकलेटी आती है, जिसमें अंदर भी चॉकलेट की लेयर रहती है, बाहर भी ये वगैरह, वो जो 30-40 रुपए की आई थिंक आती होगी, मुझे नहीं पता कितनी की आती है। तो अभी क्या हुआ, तुमने पहले वो खाई ऑरेंज वाली, और फिर कौन सी आइसक्रीम खाई? कॉन्टिन्यूस भी खा रहे हो, स्टैंडर्ड एक आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम का स्टैंडर्ड एक है पूरा, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन पहले 5 वाली खाई थी, अभी वो 30-40 वाली खा रहे हो फ्रॉस्टिक।
और बच्चा कह रहा है कि मुझे तो जी इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तुम्हारा तो लॉ फेल हो गया। एच गोसेन ने बोला ए रुक भाई अभी जल्दी नहीं करने का, ठीक है ना। ये पढ़ो पहले, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म। जब क्वालिटी कंज्यूम कर रहे हो ना, वो क्या रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब क्वालिटी चेंज करोगे तो नेक्स्ट हायर क्वालिटी से तो मजा ज्यादा ही मिलेगा ना। अरे 5-5 वाली खाओ तब बताएंगे। और एक अजम्पशन वो है जो मैंने आपको बताई थी, वो हमारी वो बेसिकली वो उसको तो किसने बेसिकली क्या थी ना, जो श्रद्धा कपूर थी उसके जमाने में नहीं थी ना, एच गोसेन के जमाने में, तो उसको ये अजम्पशन लगी नहीं। तो ये अजम्पशन हमारे बैच में एक बच्चे ने बोला था कि भैया कि अगर हम खुद खाए और फिर मान लिया नोरा के हाथ से खाए हम, है ना, या उर्वशी के हाथ से खाए, तो फिर तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हमने बोला भाई अपने हाथ से खाना है, ठीक है ना, अजम्पशन ये भी अपने आप ही खाना है। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि पहले एक अपने आप खाओगे फिर कह रहे कोई हमें आके खिलाएगा। अंदर ही अंदर मजा ले रहे हैं, कह रहे जब सोचने से इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक्चुअल में जब ये इवेंट होगा तो कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बस ये तुम सोचते रहो, ये होने वाला नहीं है। इधर देखो अपने आप ही क्या करना है तुम्हें, बोलो ना। हाँ ठीक है ना, अपने आप ही खाना है, अपने आप खाना है, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है, यूनिफॉर्म और मतलब कॉन्टिन्यूसली करनी है, और जो क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। से ऐसा नो, चलो जी बात समझ में आई। फाइनली टॉपिक क्या था हमारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही तो पढ़ना था, मैं क्या पढ़ना था अभी इस, ये पढ़ाऊंगा मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। और कल की मतलब कल तो ऑफ रहेगा, मंडे की क्लास बड़ी टेक्निकल होने वाली है। देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आज ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको दो, एक तो लॉ ऑफ डीएमयू और दूसरा दूसरा ये रिश्ता, हाँ उन दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा। और मंडे की क्लास में जो बताऊंगा वो तो आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। वो मत छोड़ना, वो वाली क्लास मंडे वाली क्लास, वो छोड़ दी तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हमने दो अप्रोच होते थे ना, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। बस कार्डिनल अप्रोच को कल हमें लास्ट टच देना है, मतलब अगली क्लास में। उसमें भी दो केस बनते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे। और ये इसके ना काफी अच्छे क्वेश्चंस चलेंगे, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको बराबर से, डायग्राम वगैरह सारी चीज करेंगे, मतलब अभी इसमें लगेगी 3-4-5 दिन लगेंगे इसमें, लेकिन ये टॉपिक फाइनल टॉपिक है ऑर्डिनल अप्रोच का। और जैसे मेरा ये वाला काम पूरा हो जाएगा बच्चों, उसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मेरे अकॉर्डिंग फिर मैं क्या शुरू करा दूंगा इसमें, ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि फोर्थ चैप्टर। ऑर्डिनल अप्रोच मैंने इसमें कराया, आपकी बुक के अकॉर्डिंग फोर्थ चैप्टर चालू हो जाएगा, लेकिन मेरा दूसरा ही चल रहा है, समझा ना। इसके बाद फिर बिल्कुल अलाइन होके चलेंगे हम बुक से। जैसे बुक में थियरी ऑफ डिमांड है तो हम भी थियरी ऑफ डिमांड में से, और सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अभी फ्लो बन गया इस चैप्टर का, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको समझ में, बोलो ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अच्छा हुआ कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी क्लास भी हो गई, और क्लास होने के बावजूद ही इन्वर्टर डाउन हुआ क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आ गई। अब कोई बात नहीं, मिलते हैं बच्चों, मंडे में मिलते हैं, ठीक है ना। और सारे बच्चे